ऑन कर दिया ना, चलो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम झज्जर हूं, हमारे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री, सबसे इंटेलिजेंट हरियाणा में मेरी फेवरेट नेता श्रीमती गीता भुक्कल जी। बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बहन जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपको देख के और बढ़िया। धन्यवाद बहन जी। जी बहन जी, दो मामले जो पूरे हरियाणा में वायरल हैं। मोदी जी कहते हैं कि 65% युवा शक्ति दो, हम देश आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन सरकार उसी युवा को रोड पे बैठा रही है। सीईटी का मामला है या हरियाणा पुलिस की ज्वाइन का मामला है। इतना मैंने आज तक कभी किसी विषय को कवर नहीं किया जितना मेरे को इस विषय पे कवर करना पड़ रहा है। जो बच्चे हरियाणा की पुलिस में भर्ती हो गए, अपनी सेवा देना चाहते हैं, आज वो पंचकुला में रोड पे बैठे हैं बेचारे। सीईटी को लेके पहले तो 50% रखा था, फिर अब टॉप लिस्ट में रख दिया, मतलब वो भी बेचारे बिरान मट्टी कर रखी है। सरकार के पास अगर इस सवाल को लेके जाते हैं तो हरियाणा पुलिस को स्पेशली यूं कहते हुए हैं भाई ये तो कोर्ट में हम के कर सका। क्या सच में सरकार कुछ नहीं कर सकती? देखिए, सरकार अगर चाहे, उनकी नीयत हो कुछ काम करने की, युवाओं को, बेरोज़गार युवाओं को, पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा जो आज धक्के खा रहा है, बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, कभी कोई और कारण हो रहा है, और जो कई सिलेक्टेड लिस्ट हैं उनको लेकर वो ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बहुत सारे युवा, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस की भर्ती हुई और उसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबित है। जी, जो युवा हैं उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया है। उनको लगता है कि जब वो स्क्रीनिंग करके, फिजिकल करके, सब कुछ करने के बाद उनकी सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि सरकार उनके साथ जो है अन्याय कर रही है। तो सरकार को जब भी कोई कोर्ट का मामला होता है, वो सरकार के पास इतना बड़ा एजी ऑफिस है, सारे के सारे हर डिपार्टमेंट के साथ जो हैं उनके ऑफिसर्स हैं, तो जो एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगे हुए हैं एडवोकेट्स, उनको परस्यू करना चाहिए। सरकार को एलआर से ओपिनियन लेनी चाहिए और अति शीघ्र जो है बच्चों की ज्वाइनिंग की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो फर्दर और भी किसी जॉब में नहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है भी नौकरी तो चलो मिल गई, अब ज्वाइनिंग की वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। सेलेक्टेड बच्चों की सरकार को ही पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सेलेक्टेड लिस्ट में उनका चयन हुआ है। इसीलिए बेरोज़गार युवा हमारा धरना प्रदर्शन कर रहा है, बार बार ज्ञापन दे रहा है। लेकिन सरकार का मुझे समझ नहीं आता कि आप केवल पुलिस की भर्ती की बात कर रहे हैं या नीट के एग्ज़ाम देकर जो बच्चों का मेरिट पर MBBS में एडमिशन हुआ, वो देश भर से टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, जिनका खासतौर से रोहतक मेडिकल या यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में हुआ है, वो बच्चे लगातार धरना जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का पुलिस प्रशासन उनको लाठीचार्ज कर रहा है, उनके ऊपर केस बना रहा है। और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री जी अड़े हुए हैं। क्या कारण है कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स होने की वजह से हम लोग, इतनी गंभीर समस्या यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन की बनी हुई है, उसके बावजूद भी, और जबकि सबसे बड़ा इशू ये है कि हेल्थ मिनिस्टर ने स्वयं पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इस बॉन्ड पॉलिसी को आप स्थगित कर दें। तो जो हमारा युवा पढ़ा लिखा कंपटीशन के थ्रू आ रहा है, उनका चयन हो रहा है, अच्छे भले वो सरकार में सेवाएं देना चाहते हैं, उनकी सरकार सिलेक्शन के बाद भी सेवाएं नहीं ले रही, ये प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो हमारा आने वाला शीतकालीन विधानसभा का सत्र है, हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम भी करेंगे। भाई जी, मतलब आपने कहा कि एजी के थ्रू इस मामले को शीघ्र उठाया जा सकता है, सरकार के हाथ में ही है जी, तो बिल्कुल। सरकार इसको लंबित क्यों कर रही है? बच्चों को रोड पे बैठना, मतलब ऐसा क्यों मजबूर किया जा रहा है कि राजनीति ना करते हुए आराम, मतलब एक अच्छा सा रिप्लाई करें ताकि जनता, वहां पे जो युवा बैठे हैं वो वीडियो को देखेंगे, वो राजनीति करनी चाहते, अपनी नौकरी चाहते हैं बेचारे। देखिए, हम युवाओं के नाम पर, जो आज हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश भर में बेरोज़गारी में नंबर 1 हो गया है, सरकार ने पहले तो जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट खत्म करके कैप करने का काम किया। आपने कल ही कुछ ऑर्डर सुने होंगे, डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन को हायर एजुकेशन में कर रहे हैं, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में SC-BC को कर रहे हैं, न केवल पोस्टों को ख़त्म कर रहे हैं, विभागों को ख़त्म कर रहे हैं। तो सरकार की नीयत प्राइवेटाइजेशन की ओर ये संकेत करती है। तो हमारे युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी की बाट में थे और उनको रोज़गार मिल गया, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ, उन युवाओं के भविष्य की तरफ आप देखें, उन युवाओं के परिवारों की तरफ आप देखें और अति शीघ्र जो मामले कोर्ट में लंबित है उनको अच्छे ढंग से
कोर्ट में जो है आपके एडवोकेट जनरल जो है उसकी पैरवी करें, और अगर आपको लगता है कि एजी आपकी ठीक से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को एंगेज कर लें। और सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे मैं समझती हूँ पूरी तरह से इसमें फेल होती जा रही है। जो युवा अपना क्वालिफाई करके नौकरी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, एलिजिबल के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, चिंता का विषय। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ, हम लोग जो हैं विधानसभा में इस मामले को गंभीरता से उठाने का प्रयास करेंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लगाएंगे, प्रश्न भी लगाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा जिन बच्चों की सिलेक्शन हो गई है उनको अतिशीघ्र जो है सरकार ज्वाइनिंग देने का काम करे। आप करें, अभी इस सत्र में आप जिक्र करेंगे, लगभग 20 दिन है उस बात को, अभी क्या 20 दिन तक बच्चे रोड पे ही बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपेंद्र जी मिल के आए हैं, हमारे एमपी साहब, जो दीपेंद्र जी का वोटर भी नहीं है, वो दीपेंद्र जी को देख के खुश हो जाता है। दीपेंद्र जी से बच्चे प्रभावित हैं, मोटिवेट है उनसे जी। तो उनसे मिलने के बाद दीपेंद्र जी ने कुछ किया, या 15-20 दिन बच्चे वेट कर रहे हैं, हम रोड पे ही बैठे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ज़रूर जो है, मैं जो होम मिनिस्टर हैं उनसे मैं बात करूंगी, और होम सेक्रेटरी से भी मैं इस विषय में बात करूंगी क्या पेच है, कहाँ फंसा हुआ है, ताकि हम बच्चों को सही ढंग से उनको भी गाइड कर पाएँ कि किस ढंग से उनको पर्सनली भी केस को परस्यू करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा, मैं कल वर्किंग है, मैं कल ज़रूर इस विषय में बात करूँगी, क्योंकि जो हमें ज्ञापन दिए हैं डेट लगने के बाद, क्योंकि कई जगह क्या है कि कोर्ट में छुट्टियों के बाद जो है रोस्टर भी चेंज होता है। हो सकता है कि इस तरह के कोई इश्यूज़ हों जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं, है ना, रोस्टर चेंज की वजह से, बेंच चेंज की वजह से, इस तरह के कुछ इश्यूज़ होते हैं। मैं कल जरूर इसमें अपडेट लेने के बाद हमारा प्रयास रहेगा, कल आपके पास फ़ोन करूंगा दोबारा से। बिल्कुल कल हम लोग सब विधानसभा का हमारा जो एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसमें सब लोग वहाँ पर रहेंगे, तो हमसे बात भी करेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग होती है मैम, फिर मैं आपके जी बिल्कुल कल आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपको इसका सही और सटीक जवाब देने का काम करूंगी। जी। अच्छा, ये तो था सीईटी को लेके हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग को, आपने एमबीबीएस का भी जिक्र किया। सीईटी का मैं आपको बताती हूँ, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये जो दूसरे एग्जाम्स जो हैं, इसमें एक तो जैसे हमारे यहाँ एचटेट होता है, एक सीटेट होता है, जिसमें कि सेंट्रल सर्विसेज के लिए बच्चे एलिजिबल रहते हैं। प्रदेश में बहुत ही दुख की बात है जहाँ जेबीटी को बंद कर दिया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें जेबीटी टीचर्स नहीं चाहिए, जबकि सिंगल टीचर स्कूल इतने सारे चल रहे हैं। जेबीटी पास आउट 2.5 लाख बच्चा खून से पत्र राष्ट्रपति महोदय को लिख चुका है, हमें भी वो दे चुके हैं, और उसके बाद जो है सरकार ने सीटेट भी बंद कर दिया है। और सीईटी आप कह रहे हैं, मान लीजिए किसी वजह से बच्चे ने वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाया और वो मेरिटोरियस बच्चा है, तो आप तो 50% स्क्रीनिंग करके आपने मेरिटोरियस बच्चे को पहले ही आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब कितने पढ़े लिखे बच्चे अभी युवा मिले, उन्होंने कहा जी हम कौशल विकास के तहत हमारा जो है हमने अप्लाई किया हुआ है, हम मेरिटोरियस हैं लेकिन हमारा नंबर नहीं पड़ रहा। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक बच्चे को पूरा चांस मिलना चाहिए कि कभी वो कोई एग्ज़ाम दे, चाहे कोई एग्ज़ाम दे। सरकार को जो है, जो एलिजिबल लोग हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमेशा जो है एलिजिबल रखना चाहिए। और ख़ासतौर से मैं एचटेट की बात करूँगी, इसमें कह रहे थे 7 साल से हम लाइफ टाइम कर देंगे, क्योंकि अगर सरकार नौकरी ही नहीं निकाल रही और उन्होंने एलिजिबल हो गए और वो पेपर पास कर चुके हैं, तो उसके बाद बच्चों की क्या गलती है कि सरकार उनको रोजगार देकर नौकरी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है? तो इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है। इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा मायूसी है, इससे क्राइम बढ़ रहा है, उनकी हैबिट्स टुवर्ड्स ड्रग्स जो है बढ़ती जा रही हैं। ये समस्या लगातार इसलिए मिल रही है क्योंकि कोरोना के बाद इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है ज़्यादातर बंद हो गई और सरकारी जॉब्स निकल नहीं रही हैं। युवा आज हमारा बहुत परेशान है। हमारा यंगिस्तान जिसको हमें सही राह दिखानी चाहिए, सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि जो खाली पड़े हुए पद हैं अतिशीघ्र उनकी एडवर्टीजमेंट हो और अतिशीघ्र जिन बच्चों की ज्वाइनिंग है उनको सरकार करवाने का काम करे। बहन जी, अंतिम सवाल की तरफ जा रहा हूँ मैं। मामले बहुत सारे हैं हमारे हरियाणा के इशू को लेकर, बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा से सवाल उठा के मैं इस मामले को दबा दूं। फिर भी मैं एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूँगा। सुना है सरकार ने हाथ बांध दिए, जो पार्षद इलेक्शन जीते हैं उनकी शक्तियों को छीन लिया है। इसके पीछे का तर्क क्या साजिश या आपके हिसाब से क्या राजनीतिकरण हो रहा है? देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी इस डेमोक्रेसी में संविधान जो है उसके देश और प्रदेश और जो भी चीज़ें हैं वो संवैधानिक तौर पर ही चलनी चाहिए। जैसे लोकसभा होती है और उसके बाद विधानसभा होती है, उसके बाद ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में हो चाहे नगर पालिका नगर परिषद में हो, जो व्यक्ति इलेक्टेड होता है उसकी अपनी पावर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल केवल जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद पार्षद या फिर ब्लॉक समिति चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर
मेंबर या गांव के सरपंच या सरपंचों की जो पावर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज करके हमें उनको सशक्त करने का काम करना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश ऊपर लेवल से लेकर ग्राम स्तर तक पूरी तरह से सशक्त रहे। लेकिन पीछे आपने देखा होगा नगर परिषद नगर पालिका के जब चुनाव हुए, लोगों ने बड़े रुझान और शौक के साथ बहुत पैसा लगा के चुनाव लड़ने का काम किया, और लेकिन जैसे ही चेयरमैन की गठन हो गया, नगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्टेड बॉडीज़ बन गई, उसके बाद सरकार ने उसी समय से उनकी स्नैच पावर्स को स्नैच कर लिया, जिसकी वजह से आज विशेष तौर से हमारे झज्जर वाले जो नगर परिषद के चेयरमैन है, बेचारे बेड रिडन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो हम तो उनका हालचाल ठीक है। बीजेपी ने सभी के साथ इस तरह का बर्ताव जो किया, हम ये चाहते हैं बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं की पावर्स को ना ले, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उनको जो और अधिक काम देने का काम करें। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सरपंच जो हैं समान निगाह से सबको दें और समान विकास करवाएं। तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्य सेवक हैं, वो यहाँ के कस्टोडियन ऑफ द स्टेट हैं, तो सबसे पहले तो उनको ही समान निगाह से 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों को, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों को और पूरे प्रदेश के जहाँ पर झज्जर की विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के साथ जो वो भेदभाव कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव ना करें। सरपंच तो नहीं करेंगे अगर सरकार उनके पास पैसा भेजेगी, तो हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के लिए विकास की जो ग्रांट आएगी, हम लोग मिलकर उसको अच्छे ढंग से लगाने का काम करें। कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, पता है डायलॉग पे तो इवेंट मैनेजर्स हैं, दे आर वेरी गुड इवेंट मैनेजर्स, डायलॉग बनाते हैं, उस पर बोलते हैं, बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशंस करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो कल तो 2 साल बाद हमारी जो है ग्रामीण, हमारी जो सबसे छोटी सरकार जिसको कहते हैं, उसका गठन हुआ है। सभी हुए चुने हुए नुमाइंदों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और ये आश्वासन देती हूँ हमको पूरी तरह से कॉपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो पावर्स सरपंचों से ले ली गई थी, बस्ते जो हैं आप समझ लिए 2 साल पहले सरपंचों से ले लिए गए थे, तो काम सारे रुके, बाबुओं के हाथ सरकार चल रही थी। ये सरकार जो है इलेक्टेड लोग आए हैं, उनको शुभकामनाएं, सरकार ग्रांट भेजे, हम अच्छे ढंग से गाँव में ग्रांट लगवाने का काम करेंगे। और समान विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, जहां से उनके चेयरमैन नहीं जीते हैं या जहां से उनके विधायक नहीं हैं, वहां पर भी वो निगाहें ठंडी रखें और हमारे क्षेत्र में भी पूरी तरह से ग्रांट भेजने का काम करें। तो भाई ये सारी बातें, इसीलिए तो मेरे फेवरेट नेता है हमारे गीता बुक्कल जी, क्योंकि एक सांस में सब कुछ टिप्स पे है, सब कुछ कहाँ क्या गड़बड़ चल रही है, बड़ी तेज़ निगाहें हैं हमारी बहन जी की। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर आए। तब तक के लिए धन्यवाद बहन जी। जी बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद भाई। देखो सारी बातें आपने पता लगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।